नमस्कार दोस्तों। हाल के कुछ सालों में रिलीजियसली इंस्पायर्ड नेशनलिस्ट मूवमेंट्स और राइटिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री होने के साथ ही वर्ल्ड के टोटल वोटर्स का 1/4 और थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा मुस्लिम माइनॉरिटी वाला देश है। इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री जहाँ पर इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, ऐसे कंट्री को और वहाँ के सिटीजन्स को यूनाइट रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। किसी भी डेमोक्रेसी में कंट्री की यूनिटी को बनाए रखना और भी ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है जब देश में ऐसे पॉलिटिशियंस पाए जाते हैं। जब आपने हिंदू आतंकवाद शब्द सुना, आपको गहरी चोट पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। ये चुनाव 80 और 20 के बीच में होगा। ये लड़ाई अब 80 बनाम 20 की हो चुकी है। 80-20 की लड़ाई 14 से चल रही है, 14, 17, 19। 80 क्या है एक बार बता दीजिए आप मुझे, 20 क्या है? 80 वही है जो राम राम वाला है। तो ये 20 मुसलमानोit के लिए है। देखिए आप जो समझे। ये आग लगाने वाले कौन हैं? वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। वैसे तो इंडिया को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से डिफाइन किया जाता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक ऐसी कंडीशन जहां डिफरेंट रिलीजन, कास्ट और क्लासेस के बीच सेंस ऑफ इक्वलिटी हो। Some are Hindu, some are Muslim, some are Sikh and Christian. Yes, we are all united. But first, we are all Indians. We are Indians. We are Indians. हमारे देश में डाइवर्सिटी तो है, लेकिन यूनिटी नाम का वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के पेजेस में कहीं दब कर रह गया है। या फिर ये कहना ठीक होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच जमीन आसमान का डिफरेंस। कॉन्स्टिट्यूशन देश के हर सिटीजन को ऑटोनॉमी की गारंटी देता है और माइनॉरिटीज के फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि माइनॉरिटीज स्पेशली मुस्लिम्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और पॉलिटिकल रियलिटी के बीच जमीन आसमान का अंतर है। जेनोफोबिक नेशनलिज्म के कारण रिलीजियस माइनॉरिटीज के बढ़ते हुए खतरे से इंडियन डेमोक्रेसी कमजोर पड़ गया है, यहाँ तक कि उनकी सुरक्षा और रिलीजियस फ्रीडम से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है। मुस्लिम्स के साथ मिसबिहेव और उन्हें पब्लिकली टारगेट करना हिंदू नेशनलिस्ट लोगों के लिए डेली रूटीन सा बन गया है। ऐसे प्रॉब्लम्स पहले भी थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये एक्सपेंसिवली बढ़ गया है और माइनॉरिटीज़ को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को इन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व करके सिटीजन्स के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सेव करना चाहिए, लेकिन इसके ऑपोजिट रूलिंग पार्टी के एमपीज और एमएलएज हिंदुत्व एजेंडा को प्रमोट करने में लगे हुए हैं। जिन लोगों के ऊपर डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को सिक्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही लोग डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। आज की सिचुएशन ऐसी है कि कुछ पॉलिटिशियंस ओपनली और फ्रीली कम्युनल बन चुके हैं। ये पॉलिटिशियंस और धर्म के ठेकेदार ऐसे प्रोवोकेटिव हेट स्पीचेस देते हैं जिसकी वजह से दंगे और ज्यादा भड़क जाते हैं। हिंदुत्व आइडियोलॉजी वाले कुछ रेडिकुलस लोग ये स्लोगन्स उठा रहे हैं कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाने का उनका सपना अब पूरा होने वाला है। जब से बीजेपी पावर में आई है, देश में कम्युनल वायलेंस बढ़ते ही जा रहे हैं। इतने सारे सेक्रीफाइस और सालों की मेहनत से एक्वायर की गई हमारी डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पर बुलडोजर चलाया जा। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोगों के पास जॉब नहीं है, इकोनॉमी भी क्रैश डाउन हो रही है और हमारे ऑनेस्ट टाइप मिनिस्टर्स इन सारे चीज़ों पर फोकस करने के बजाय हिंदू मुस्लिम का गेम खेल रहे हैं। कहीं पर कोई इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हिंदुओं को हथियार उठाने को कह रहा है तो किसी के लिए हिंदू खतरे में है, तो कोई कह रहा है कि मुस्लिम्स के कारण देश खतरे में है। इन्होंने देश की इकोनॉमी को पकौड़े नोमी बना दिया है और जानबूझकर लोगों को हिंदू मुस्लिम्स के नाम पर लड़वाया जा रहा है। लोगों को कम्युनलाइज करके हिंदू मुस्लिम्स को डिवाइड किया जा रहा है। मैं 1 रुपए की कोई भी चीज वस्तु या खरीदूंगा वो हिंदू के पास से खरीदूंगा, इन देशद्रोहियों से नहीं खरीदूंगा। अगर मेरे 100 करोड़ हिंदू, मेरे भारत में रहने वाले 100 करोड़ हिंदू अगर मेरी बात पर अगर इम्प्लीमेंट कर दे तो बाकी के 25 करोड़ अगर हिंदू धर्म कन्वर्ट ना कर ले तो मेरा नाम बदल देना मेरे भाइयों।
आने वाले समय में ये लोग आपके पास आएंगे कि भैया हमें हिंदू धर्म कबूल करना है, बोलिए किस मंदिर में आए। ये चीजें ब्रिटिशर्स के जमाने से चली आ रही हैं कि अगर आप लोगों को किसी अनवांटेड प्रॉब्लम के ऊपर आपस में लड़वाओगे और लोग उसी में उलझे रहेंगे तो आसानी से उनके ऊपर शासन किया जा सकता है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि देश की जनता उनकी गलतियों पर सवाल करे, इसलिए लोगों को इम्पोर्टेंट इश्यूज से डाइवर्ट किया जा रहा है। हमारे देश में 3 सालों में 17,000 फार्मर सुसाइड्स हुए हैं, लेकिन आप में से बहुत से लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होंगे या फिर आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की हो, क्योंकि हमारा नेशनल इशू तो हिंदू मुस्लिम है, फार्मर सुसाइड्स नहीं। इन्फ्लेशन अपने पीक पर है, इकोनॉमी की वाट लगी हुई है, लेकिन हमारा नेशनल इशू हिंदू मुस्लिम। यह ऑनेस्ट टाइप पॉलिटिशियंस और गोदी मीडिया रिलीजन को एक हथियार की तरह यूज करके जनता के लिए अल्टरनेटिव रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। देश के इंटेंस प्रॉब्लम्स को भूलकर वर्चुअली प्रोपोगेटेड प्रॉब्लम्स को नेशनल इशू बनाया जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टैचू तो बना सकती है, लेकिन वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं बना सकती, अच्छे स्कूल्स भी नहीं बना सकते हैं। इसका सच्चा नागरिक होने के लिए और उस पावर से उस सच को बोलने के लिए आपके पास नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट कंट्री में इंटेलिजेंट पॉपुलेशन नहीं चाहती है, बिकॉज जो लोग क्रिटिकली सोच सकते हैं उनके ऊपर आसानी से शासन नहीं किया जा सकता। सरकार एक ऐसी टैक्स पेयर पब्लिक चाहती है जो चुपचाप टैक्सेस पे करे और सरकार के खिलाफ एक शब्द ना बोले। इंडिया के कंपैरिजन में यूक्रेन एक छोटा सा कंट्री है, लेकिन एजुकेशन का इम्पोर्टेंस समझिए कि हमारे देश के 18,000 स्टूडेंट्स को MBBS करने के लिए यूक्रेन जाना पड़ा और हमारे यहाँ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौमूत्र पीकर कोरोना भगाने की बात। देशी गाय का गौमूत्र अगर हम लेते हैं कोरोना के लिए कोई औषधि नहीं लेनी पड़ रही है, ना ही मैं कोरोना ग्रस्त हूँ। मैं पंडित हूँ, मैं दलित हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, ये सब बस एक पॉलिटिकल और रिलीजियस इल्यूजन है। एक्चुअल में हम सब घंटा हैं जिसे ये सब नेता सालों से बजाते आ रहे हैं।